नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एक विस्तृत तौर पे गुप्त साम्राज्य के ऊपर। यह जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जो सिलेबस के अनुसार है उसी के अनुसार हम चर्चा करेंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें, क्योंकि यह जो क्लास है आपके पिछले वर्षों में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको हमने थ्योरी के रूप में परिवर्तन करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले गुप्त साम्राज्य से। कहते हैं गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत प्रयाग के निकट कौशाम्बी से हुआ था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ तो कहाँ से हुआ, तो आप बताएंगे गुप्त साम्राज्य का उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी नामक स्थान से हुआ था। याद रखिए, देखते हैं कि हर एक साम्राज्य का कोई ना कोई स्थापना करने वाला होता है, कहते हैं संस्थापक होता है। तो इस साम्राज्य का भी कोई संस्थापक रहा होगा, तो नाम आता है भैया श्रीगुप्त। यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ वो श्रीगुप्त ने किया, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। कहाँ की, तो आप बताएंगे प्रयाग के निकट कौशाम्बी नामक स्थान पे गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त करते हैं। तो अब भैया जो श्रीगुप्त थे उनका जो साम्राज्य चलता है 240 से 280 ईस्वी के मध्य चलता है। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी आते हैं वो श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ करते हैं। तो घटोत्कच की बात करते हैं तो घटोत्कच का 280 से 320 के मध्य चलता है। यह बस हमारे लिए इतना ही। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, आप नाम लेंगे भैया कि चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त आपका साम्राज्य था इसका प्रथम स्वतंत्र शासक था। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब भी आप नाम लेंगे चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने दो प्रकार की नीतियां अपनाई अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। पहली इन्होंने विवाह के अनुसार, दूसरी इन्होंने युद्ध के अनुसार। तो इन्होंने एक युद्ध के अनुसार जो विवाह के अनुसार बनवाई, उनमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी शादी किसके साथ की। कहते हैं लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इन्होंने विवाह किया। और यह विवाह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विवाह के बाद इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि गुप्त साम्राज्य का वह शासक कौन है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, आप बताएंगे भैया कि वह साम्राज्य जो है, वह शासक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, या वही चंद्रगुप्त है जिसे गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कहा जाता है, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसे गुप्त वंश का महाराजाधिराज कहा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि गुप्त वंश का वह शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम है। और चंद्रगुप्त जो प्रथम थे यह गद्दी पे कब बैठे, आप बताएंगे 320 ईसा पूर्व बैठे। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहां से आता है गुप्त वंश से, क्योंकि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जितना दिया गया हम सिर्फ उतने के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा, इसके बाद जो आपकी ये जो क्लासेस चल रही करंट अफेयर, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और यह सभी एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस के सेट में भी आएंगे, इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। आइए चर्चा करते हैं। आपसे क्वेश्चन आगे पूछा जाता है कि भैया बताइए कि वह कौन सा शासक है जिसने गुप्त संवत की शुरुआत की। आप बताएंगे भैया कि वह चंद्रगुप्त प्रथम हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य, कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। कब की, कहते हैं 319 से 320 ईस्वी के मध्य इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की है। याद रखिएगा। कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुए, आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए। याद रखिएगा, यह वही समुद्रगुप्त हैं जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप याद रखिएगा, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और यह वही समुद्रगुप्त हैं जिन्होंने आर्यवर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया है। यह संख्या जो दक्षिणावर्त की है वो कहीं कहीं आपको 9 भी मिलेगी, लेकिन आप 12 पे यकीन रखिएगा। कहते हैं आर्यवर्त के 9, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए भैया कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, आप बताएंगे कि चंद्रगुप्त जो प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के भैया जो दरबारी कवि हुआ करते थे। नाम लेंगे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर हुआ करते थे। कौन, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर थे। और हरिशेर ने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति नामक एक रचना लेख लिखा। यानी कि प्रयाग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इलाहाबाद में जो प्रशस्ति लेख है, प्रयाग प्रशस्ति है, वो किसके द्वारा लिखी गई, आप बताएंगे भैया हरिशेर के द्वारा लिखी गई। और हरिशेर किसके दरबार में थे, कहते हैं समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और यह जो लेख लिखा गया वो संस्कृत भाषा में। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो
गुप्त साम्राज्य की जो ऑफिशियल भाषा थी, जो राजकीय भाषा हुआ करती थी, वो संस्कृत हुआ करती थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे भैया संस्कृत इनकी राजकीय भाषा हुआ करती थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक वो थे। कौन किसके उपासक थे? तो बताएंगे भैया कि है जो विष्णु के उपासक थे, और इन्होंने अश्वमेघ कर्ता की उपाधि भी धारण की है, याद रखिएगा। तो अभी तक समुद्रगुप्त ने कौन सी, कहते हैं कि इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनको जो समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ कर्ता की उपाधि भी धारण की है, और इन्होंने आर्यवर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया है। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, ठीक है। समुद्रगुप्त कौन से प्रेमी थे? कहते हैं संगीत के प्रेमी थे। ऐसा अनुमान इनके सिक्कों पर जो बीड़ा वादन करते हुए जो चित्र दिखाया गया है, ऐसा अनुमान इनके सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। कहने का तात्पर्य है कोई सिक्का, इस पे एक चित्र उकेरा गया जो बीड़ा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इस सिक्के से अनुमान लगाया गया कि भैया जो समुद्रगुप्त थे वो संगीत प्रेमी हुआ करते थे, यानी कि समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की भी उपाधि धारण की है। तो समुद्रगुप्त ने कितनी, कौन सी उपाधि? विक्रमंक की उपाधि धारण की है, और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य हमने समुद्रगुप्त की 4 उपाधियां देखी हैं। 4 उपाधियां देखी हैं, कौन कौन सी? कहते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को अश्वमेघ कर्ता भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की है, और समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि भी धारण की है। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा, यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? आप बताएंगे भैया कि जो समुद्रगुप्त थे इनके जो उत्तराधिकारी थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। जी हाँ, यह वही चंद्रगुप्त हैं जिसे शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे की उपाधियों के ऊपर हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। कहते हैं समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। याद रखिएगा, कहते हैं कब? 380 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठे। आपने एक नाम तो सुना ही होगा, जो दिल्ली में महरौली में जो स्तंभ लगा हुआ है वो किसके द्वारा लगवाया गया? तो अब आप बताएंगे भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा वह स्तंभ लगवाया गया है, और उस स्तंभ की यह विशेषता है कि वह जो स्तंभ है वह जंगरोधी है, यानी कि उस पर कभी जंग नहीं लगती। इसलिए यह याद रखिएगा कि महरौली का स्तंभ किसके द्वारा लगवाया गया? कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। अब इसकी पहचान कैसे होती है? कहते हैं दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लोहा स्तंभ, महरौली का लोहा स्तंभ पर खुदे हुए जो चंद्र नामक राजा के कीर्ति का वर्णन किया गया है, और उस चंद्र नामक राजा की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। याद रखिएगा। कहते हैं उदयगिरी की गुफा होती है, कहते हैं उदयगिरी की गुफाओं में किसके विजय के अभिलेख मिले हैं? आप बताएंगे भैया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात आती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये काट लीजिए, विजय है, ठीक है। उदयगिरी की गुफा में जो अभिलेख मिले हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय के अभिलेख मिलते हैं, उनका गुणगान करते हैं। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं शकों पर विजय के उपरांत, शकों पर जो विजय इन्होंने हासिल की, शकों पर विजय के उपरांत इन्होंने एक उपाधि धारण की है, वह उपाधि भारत में बहुत फेमस है। कहते हैं शकों के विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी? तो बताएंगे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। यह वही विक्रमादित्य की उपाधि है जिसकी संख्या 14 है, यानी कि ग्रहण करने वालों की यह संख्या कितनी है? तो बताएंगे 14 इनकी संख्या है। याद रखिएगा। तो यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। कब ग्रहण की? कहते हैं जब इन्होंने शकों को भारत से बाहर खदेड़ दिया, इसलिए इनको और क्या कहा जाता है? इसलिए इनको शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। अब आपने देखिए अकबर के नवमंडलों के नाम तो सुने ही होंगे कि अकबर के जो दरबार थे वो 9 विद्वान रहते थे, ठीक है। ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 विद्वान रहा करते थे, और यह जो 9 विद्वान थे यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कहते हैं जो प्रमुख है हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कहते हैं इनमें से आपने कालिदास का नाम सुना होगा। कहते हैं कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? आप बताएंगे भैया जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। कहते हैं धन्वंतरी, आपने धन्वंतरी का नाम सुना। कहते हैं धन्वंतरी किसके दरबार में रहा करते थे? आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, छपड़क की बात करते हैं, यानी कि छपरक की बात करते हैं, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, छपड़क चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि वह कौन सा शासक है जिसके
दरबार में, जिसके दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे। ऑप्शन में अकबर नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो आप बताएंगे भैया कि वह जो राजा है, वह शासक है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय है होता है। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री, कौन सा यात्री कहते हैं, चीन का यात्री था फाहियान। तो फाहियान भारत आया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादातर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए भैया जो फाहियान है वो कहाँ का यात्री है और किसके शासनकाल में आया। आप बताएंगे भैया जो फाहियान है वो चीन का यात्री है और वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शासनकाल में आया। ठीक है, किसके दरबार में, कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह शासन में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्लास को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं गुप्त वंश के पतन के बाद, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें से मैत्रिक, मौखिर, पुष्यभूति, परिवर्ती और गौड़ प्रमुख थे। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार हमें आगे पढ़ना क्या है, कहते हैं आगे आपके सिलेबस के अनुसार हमें आगे पुष्यभूति पढ़ना है। इसलिए आगे की क्लास जो हमारी होगी पुष्यभूति वंश के ऊपर होगी। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा अपना। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। हम हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी क्लास बनाते जाएंगे। आज ये छोटा सा टॉपिक था, इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, इसलिए ज़्यादा बड़ी क्लास हो नहीं पाएगी और ज़्यादा मुझे ये भी लगता है कि ज़्यादा बड़ी क्लास बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी छोटी क्लासें देखिए, जल्दी जल्दी आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और याद रखिए जब आपका पेपर आएगा तो हम उसकी मैराथन क्लास भी चलाएंगे। अभी आपका स्टैटिक जीके के ऊपर काम हो रहा है, आपकी करंट अफेयर के ऊपर, और ज्योग्राफी की आप क्लास आज आई थी। यदि आपने ना देखी हो तो एक बार अवश्य देख लें। और हाँ, ध्यान रखिएगा अपना, विशेष तौर पे पढ़ाई के प्रति आप कुछ स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई करें, ये नहीं क्योंकि आपको ग्राफ पढ़ना है। कहते हैं किसका कितना कंट्रीब्यूशन है उसको इतना ही टाइम देना है, बेफालतू की चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी नहीं है। यदि आप बेफालतू का पढ़ेंगे तो आपका एक बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण समय बर्बाद होगा। इसलिए आप टाइम को विशेष तौर पे ध्यान रखें। ठीक है, और करंट अफेयर के ऊपर हम आपके करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा में आने के सबसे ज़्यादा चांस है उन्हीं को अभी एक अलग कहते हैं ना क्रीमी लेयर, उसको अलग कर रहे हैं। फिर वो आपको लेयर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जिस प्रकार से ये है हमारी हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है, देखिएगा आप कंटेंट देख सकते हैं, आप खुद ही कंटेंट देख सकते हैं। इसमें एक भी चीज़ बेफालतू की नहीं है कि हाँ कि यह चीज़ बेफालतू की हमने शामिल को, एक भी चीज़ बेफालतू की नहीं है। इसलिए आप कंटेंट भी ध्यान में रखिएगा। हमारी ज्योग्राफी का जो कंटेंट है आप वो भी देख सकते हैं, आगे की जो क्लास आएंगी उनका भी कंटेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।